दोस्तों, सबसे पहले तो हम रिवीजन कर लेते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले रिवीजन और फिर हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वैसे नो डाउट आज का डिस्कशन बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, सो बहुत सी बातों पे हमारा अभी डिस्कशन होगा, तो स्टार्ट करें। ठीक है, चलो देखो फटाफट वैल्यूएशन पे। अगर वैल्यूएशन में याद आ रहा होगा तो दो सेक्शन है। सेक्शन 14.1 डील विद ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड 14.2 डील विद टैरिफ वैल्यू। अगर आपके कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट अगर क्या बेटा, रेट अगर एडवलम रेट है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू होगा तो वैल्यूएशन दो सेक्शन में किया जाएगा, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू और एक टैरिफ वैल्यू। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब एक तरह का इनवॉइस प्राइस, जो वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ, जो वैल्यू पे इनवॉइस बना, ओके, वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब इनवॉइस प्राइस लिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। टैरिफ वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू। अब देखो, स्पेसिफिक ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू में फ़र्क है, एक बार फिर से मेरे से सुन लेना। स्पेसिफिक ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? स्पेसिफिक ड्यूटी मतलब वैल्यूएशन से कोई कंसर्न ही नहीं है, इतना फिक्स मेजरमेंट बेसिस पे ड्यूटी दे दो। टैरिफ वैल्यू बहुत सी बार जो होती है वो टैरिफ वैल्यू यूनिट बेस होती है और मार्केट ट्रेंड को देख के कुछ वैल्यू फिक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं टैरिफ वैल्यू, उसको हम कहते हैं बेटा टैरिफ वैल्यू। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई गुड्स की टैरिफ वैल्यू सेक्शन 14.2 में फिक्स की है सीबीआईसी ने, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो लगेगी ना वो टैरिफ वैल्यू बेस ही लगेगी, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब ये अगर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो वैल्यूएशन हमें दो गुड्स का करना है। एक इम्पोर्टेड गुड्स, हम वही फ्लो में आ रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो लेवी, लेवी के बाद प्रोसीजर, तो एक इम्पोर्टेड गुड्स पे और दूसरा बेटा एक्सपोर्ट गुड्स पे। तो ये दो गुड्स पे हमें वैल्यूएशन करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। नो डाउट आगे बढ़ने के पहले मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ इसलिए बता देता हूँ। इम्पोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन जो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। गुड्स विच आर ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बट आप ये ध्यान रखना, इट डज नॉट इंक्लूड दैट गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, यानी इसमें वो गुड्स नहीं आएगा जो क्लियर हो चुका है फॉर होम कंजम्पशन। एक्सपोर्ट गुड्स मतलब विच आर टू बी एक्सपोर्टेड टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। उसके बाद में अब थोड़ा सबसे पहले इम्पोर्टेड गुड्स के वैल्यूएशन पे आते हैं। तो सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स, दैट इज टू से प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। अब थोड़ा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। एक्चुअल प्राइस पे असेसमेंट किया जाएगा, इसके लिए हमने अलग अलग केसेस देखी थी। मतलब क्या, आपको डिस्काउंट दिया गया उसका डिडक्शन दिया जाएगा, एबनॉर्मल डिस्काउंट दिया गया, स्पेशल डिस्काउंट दिया गया, इन सब का आपको डिडक्शन मिलेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये तो ठीक है, आपको डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल प्राइस पेड और पेएबल। दूसरा, व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। आगे मैं आप दूसरा ध्यान लाना चाहूँगा एक वर्ड पे, और वो जो वर्ड है वो है सेल। मतलब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एक्सेप्ट होगी बेटा जब सेल होगा, अगर सेल होगा तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगी। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो एक्सपोर्ट टू इंडिया मतलब क्या, थोड़ा इन्होंने ऐसा नहीं डिफाइन किया इम्पोर्टेड टू इंडिया, उन्होंने सेलर एंगल से डिफाइन किया। मानता हूँ कस्टम ड्यूटी कौन दे रहा है? बायर। आई रिपीट, कस्टम ड्यूटी कौन दे रहा है? बायर। लेकिन डेफिनेशन जो वो दे रहे हैं वो सेलर एंगल से दे रहे हैं। अब डेफिनेशन जो उन्होंने सेलर एंगल से दिया है, ओके, वो क्या है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। मतलब वहां से जो सेलर है इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से प्राइस वो चार्ज कर रहा है, वो प्राइस पर असेसमेंट किया जाएगा। ओके, जो प्राइस पे वो चार्ज कर रहा है, ओके, फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, वो प्राइस पे असेसमेंट किया जाएगा। हाँ, प्राइस कहाँ तक की ली जाएगी? फॉर डिलीवरी एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। सेक्शन 14 एक बात और कहता है कि जब तक वो इंडियन प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन पे यानी इंडियन कस्टम स्टेशन पे नहीं आता है और इम्पोर्टर डिलीवरी नहीं लेता है, तब तक की प्राइस ली जाएगी। मतलब सिंपल वर्ड में आपका असेसमेंट CIF प्राइस पे होगा।
एक बात और आपके नॉलेज के लिए कह दूं कि पहले क्या होता था, 2 साल पहले लैंडिंग चार्जेस ऐड होते थे, यानी चलो CIF मतलब इंडियन पोर्ट तक के आने तक की प्राइस, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, फिर इंडिया में अनलोडिंग करना, हैंडलिंग करना, पोर्ट चार्जेस लगना, बाकी बहुत चार्जेस इंडिया में लगते थे बिफोर क्लियरेंस। तो वो फिक्स बेसिस पे पहले लैंडिंग चार्जेस ऐड होते थे 1%, लेकिन 2000 यहाँ रूल 10 अमेंड हुआ 2017 में, और ये कहा गया कि नहीं, वो लैंडिंग चार्जेस जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया रूल 10(2) में, और रूल 10(2) में ओके क्लॉज 8 ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ही ऐड करना पड़ेगा, वो लैंडिंग चार्जेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 10(2) अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था, इसका मतलब हमें CIF जो है वही हमारी असेसेबल वैल्यू होगी, प्लस 10(1) की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो 10(1) की एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, आई रिपीट, अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन जो प्राइस होगी वो लेना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट आपकी एक्चुअल प्राइस इंपोर्टेड गुड्स की लेने के लिए रेडी है, पर इंपोर्टेड गुड्स की अगर वो एक्चुअल प्राइस ले रही है तो गवर्नमेंट की कुछ शर्तें हैं। ओके, सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या शर्त है, तो पहली शर्त है कि बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड। ओके, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, अगर रिलेटेड पार्टी होगी तो फिर एक्चुअल प्राइस नहीं लिया जाएगा, उसका असेसमेंट यहाँ डिपार्टमेंट जिस तरह से चाहेगा उस तरह से किया जाएगा, पर एक्चुअल प्राइस तो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर सेल, आई रिपीट, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर सेल। एक और कंडीशन है कि जो प्राइस पे असेसमेंट होगा वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये एक्चुअल प्राइस पे असेसमेंट होगा। मतलब इन एडिशन टू प्राइस इंडियन बायर ने कोई अदर पेमेंट उसको नहीं करनी चाहिए। अगर इंडियन बायर उसको कोई अदर पेमेंट कर रहा है तो फिर वो असेसमेंट पर्पस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर सेल। एंड नेक्स्ट बेटा, सब्जेक्ट टू सच अदर कंडीशंस एज में बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ। मतलब ये जो है ये तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी ली जाएगी, पर कुछ ऐसी और कंडीशंस जो है ओके जो रूल्स में दी गई है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब ये तो बेसिक कंडीशन है कि वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ और ऐसी कंडीशंस जो WTO वैल्यूएशन कोड के हिसाब से रूल्स में दी गई है वो भी कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी। मतलब आपको इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड जो कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स है, जिसे हम कहते हैं कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल 2007, वो आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। पर एक बात कह दूं, इतना बड़ा रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में कस्टम वैल्यूएशन रूल्स फॉर इंपोर्टेड गुड्स 2007 ईयर याद रहा तो ठीक। ओके, तो कस्टम वैल्यूएशन रूल्स फॉर इंपोर्टेड गुड्स, ओके ये टाइटल भी इतना याद रख लिया तो भी चलेगा, तो वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमने देखा। हमने प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल का डिस्कशन भी हमने देखा। एक्चुअल प्राइस मतलब समझ लो मैं 100 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस दे रहा हूँ और आइडेंटिकल गुड्स जो है ओके यहाँ पे मैं 100 दे रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरी एक्चुअल प्राइस 80 होगी। अगर यहाँ पे सेलर को कॉस्ट 150 रुपीज़ लगी होगी, सुनिएगा, सेलर को कॉस्ट 150 लग रही होगी, सेलर को क्या कॉस्ट लगी उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो है मैं 100 रुपीज़ दे रहा हूँ ना, तो मेरी एक्चुअल प्राइस 100 रुपीज़ पे ही असेसमेंट किया जाएगा। हो सकता है आइडेंटिकल गुड्स जो है अदर इंपोर्टर जो ला रहे हैं, अदर इंपोर्टर हाई प्राइस पे ला रहे हैं 150 ओके, और मैं 100 में ला रहा हूँ। अगर मैं 100 में ला रहा हूँ तो यहाँ पे असेसमेंट ट्रांजेक्शन वैल्यू के बेस पे ही किया जाएगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट बेटा अगर मुझे स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल रहा है, ओके 100 मेरी प्राइस है, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट 40 मिल रहा है, नेक्स्ट 60 है, तो ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पे ही असेसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एबनॉर्मल डिस्काउंट होगा और मैं सभी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ, जैसे प्राइस 100 है और मुझे एबनॉर्मल डिस्काउंट मिल रहा है और मैं इन सभी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ, तो यस ऑब्वियसली मैं जो है मेरी नेट प्राइस पे असेसमेंट करूँगा। नाउ अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्शन 14 और क्या बोलता है, सेक्शन 14 ये कहता है कि अदर कंडीशंस के लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा या फिर कुछ एडिशन करना है, जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट है, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, कमीशन, ब्रोकरेज और इरेक्शन इंस्टॉलेशन वगैरह, जो भी इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो एज पर रूल्स ऐड किए जाएंगे। प्लस अगर आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो, आई रिपीट, अगर आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो या फिर आप रिलेटेड पार्टी हो या फिर प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन या ऑफिसर को डाउट है अबाउट ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ योर वैल्यू, तो उसका वैल्यूएशन जो है वो एज पर रूल्स किया जाएगा, कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स।
वो तो अब अगर हम कस्टम वैल्यूएशन रूल में आते हैं तो पहला रूल मिलता है रूल 3, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या कहता है? 3(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, ओके, तो 3(1) कहता है वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ओके, एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ रूल 10। अब पहली लाइन अगर पढ़ते हो आप, सब्जेक्ट टू रूल 12, सब्जेक्ट टू रूल 12 का मतलब ये है कि अगर ऑफिसर को कोई डाउट आता है आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू से रिलेटेड, तो वो रूल 12 में ऑन दैट डाउट अबाउट द ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, रूल 12 तो बाद में डाउट आएगा तब की बात है। अगर समझ लो कोई डाउट नहीं है, मैंने सभी कंडीशंस फुलफिल कर दी है, अगर मैंने सभी कंडीशंस फुलफिल कर दी है तो मेरी जो इनवॉइस प्राइस है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी और वो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट में उसमें जो है रूल 10 की एडजस्टमेंट की जाएगी। अगर हम बात रूल 10 की करें, अब 3(2) वगैरह तो हम बाद में देखेंगे। 3(2) क्या कहता है, और कि 3(1) में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडजस्टमेंट करना है रूल 10 की, तो रूल 10 की जो हम एडजस्टमेंट करना है तो दो रूल में 10(1) और 10(2) ऐसे दो सब रूल्स है जिसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसलिए जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये रूल आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कुछ ऐड करना है, डिडक्ट करना है, लेना है नहीं लेना है वैल्यू में, ओके, वो एक ही रूल से डिसाइड होगा और रूल 10। ओके, तो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्स फैक्ट्री प्राइस, एफएस प्राइस, एफओबी प्राइस या सीआई प्राइस, जो भी आपकी प्राइस है वो प्राइस एक्सेप्ट हो चुकी है। ओके, वो प्राइस एक्सेप्ट हो चुकी है। तो अगर वो प्राइस आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है तो ऐसे केस में अब उसमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट रूल 10(1) की करना है या 10(2) की एडजस्टमेंट आपको करना है। तो अब देखो यहाँ पे 10(1) की ब्रॉड सेंस में 5 एडजस्टमेंट्स है, ब्रॉड सेंस में, फिर हम उसको ओके ड्रिल करेंगे। पहले तो ब्रॉड सेंस में देख लेते हैं कि वो ओके मैटर क्या है, फिर और डील में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, फिर मैटर में एटम होता है, एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ओके एक्सेट्रा, तो ऐसे ड्रिल करते जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रॉड सेंस में कमीशन, ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग 10(1) में एडजस्टमेंट होगी। बी कहता है फ्री असिस्टेंस सप्लाइड बाय द बायर। 3 रॉयल्टी और लाइसेंस फीस। डी पार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल जो है, ओके, और लास्ट एनी अदर पेमेंट मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल। ये 5 एडजस्टमेंट 10(1) की होगी। तो चलो एक बार फिर से, कमीशन, ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, दूसरा ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड फ्री बाय द बायर, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस, पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल और एनी अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल। ये 5 एडजस्टमेंट के अलावा बाकी कोई भी एडजस्टमेंट रूल 10(1) में नहीं होगी। ओके, तो अब ये 5 एडजस्टमेंट पर डिटेल में बात करते हैं। पहली एडजस्टमेंट, और सॉरी 10(2) में जो है 2 एडजस्टमेंट होगी। ये जो है लैंडिंग चार्जेस अब ऐड नहीं होते हैं, तो मेनली हम 10(2) में क्लॉज ए में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, हम उसकी बात करेंगे। चलिए अब मैं आता हूँ 10(1) में। ओके, 10(1) क्या कहता है? ओके, सब क्लॉज याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10(1) क्या कहता है, कोशिश करो याद करने की मेरे साथ। 10(1) कहता है फॉलोइंग कॉस्ट और सर्विसेज टू द एक्सटेंट दे आर इनकर्ड बाय द बायर एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अब वो देखो क्या कहता है। ओके, नीचे दी गई कॉस्ट जो है इनकर्ड बाय द बायर। इनकर्ड बाय द बायर मतलब क्या? ओके, ये जरूरी नहीं कि सेलर को ही पेमेंट होना चाहिए। जैसे क्लॉज ए और मैं क्लॉज ई जब पढ़ा होगा, क्लॉज ए में वर्ड है इनकर्ड बाय द बायर, तो जब क्लॉज ई पढ़ा होगा एनी अदर पेमेंट, तो पेमेंट बाय बायर टू सेलर स्पेसिफिक वर्ड है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, ये जो कॉस्ट लगेगी ये थर्ड पार्टी को पे किया जिसका सेलर से कोई कंसर्न नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन पे ये कॉस्ट लगी है तो वो वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और वो जो कॉस्ट लग रही है जो एक्स्ट्रा बायर ने दी है वो एक्चुअल आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ओके, सब क्लॉज 1 देखे तो कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। आई रिपीट, कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन मतलब क्या? मतलब यहाँ पे कि जो भी कमीशन और ब्रोकरेज है वो सब ऐड कर देना है। फिर कमीशन आपने इंडियन रुपीज़ में पे किया हो या फॉरेन करेंसी में पे किया हो, ओके, सेलर के बिहाफ पे किया हो, बायर ने खुद एजेंट लगाया हो, जब भी कोई कमीशन और ब्रोकरेज दिखे तो चुपचाप ऐड कर देना। अब आपको प्रॉब्लम में वो कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं? कमीशन पेड टू लोकल एजेंट इन इंडिया। अरे वो लोकल एजेंट हो या फॉरेन एजेंट हो या इंडिया में पे हो या इंडिया के बाहर पे हो, कमीशन और ब्रोकरेज पहला थॉट आग बंद करके ऐड कर देना। मेरी बात समझ रहे हो? कमीशन और ब्रोकरेज आग बंद करके ऐड कर देना। क्लियर? तो कमीशन और ब्रोकरेज जो है आपको ऐड करना है एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। हाँ, ये उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है क्या? उन्होंने ये कहा है कि बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। आई रिपीट, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा।
अब बाइंग कमीशन यानी क्या, हमने सिंपल मीनिंग लेना कि बायर ने कोई एजेंट अपॉइंट किया तो बायर ने एजेंट अपॉइंट किया इसलिए वो बाइंग कमीशन बोला जाएगा, नहीं। ओके, वो इतना सिंपल मीनिंग नहीं। ओके, जो बाइंग कमीशन का मीनिंग जो है इन्होंने दिया है, बाइंग कमीशन मतलब कुछ फिक्स फीस आप दे रहे हो, ओके, कुछ फिक्स पेमेंट कर रहे हो तो उसे बाइंग कमीशन कहा जाएगा, और वो बाइंग कमीशन जो है वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ओके, ये WTO की पॉलिसी है। अगर हम थोड़ा इसको एग्जांपल देखें तो समझ लो एक सेलर ने जो है इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया। ओके, ध्यान से देखना, एक सेलर ने इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया और इसने जो एजेंट अपॉइंट किया इंडिया में, ओके, फॉर मेकिंग द डील हो गई। ओके, अब क्या हुआ कि सेलर ने ये कहा बायर को कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो इंडिया में। अब सेलर के बिहाफ पे पेमेंट किया गया फॉर दिस ट्रांजेक्शन, तो पेमेंट सेलर के बिहाफ पे किया गया तो वैल्यू में ऐड हो जाएगा और मेरी वैल्यू 120 रुपया हो जाएगी। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ओके, फॉरेन एजेंट है। अब फॉरेन एजेंट जो है बेटा उसको मैं कमीशन दे रहा हूँ, तो मैं पहले तो ये कह दूँ वो सेलर का एजेंट हो, बायर का एजेंट हो, किसी के बिहाफ पे हो, कमीशन और ब्रोकरेज इस ट्रांजेक्शन के लिए प्रॉब्लम में दिखा तो आपको ऐड कर देना है, जब तक स्पेसिफिक वर्ड ना हो बाइंग कमीशन। अगर स्पेसिफिक वर्ड में लिखा गया हो बाइंग कमीशन तो फिर आपको ऐड नहीं करना है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, फिक्स कमीशन। ये जो है फिक्स कमीशन, ये बाइंग कमीशन है। ओके, ये बाइंग कमीशन मैं दे रहा हूँ, मतलब ये फिक्स कमीशन यानी क्या कि भाई ओके, एक फॉरेन एजेंट था, मैंने कहा कि यार मुझे वहाँ के सप्लायर का पूरा डिटेल्स दे, ओके, और मुझे हेल्प कर, तो उसने कहा ठीक है मैं कुछ फिक्स अमाउंट लूँगा आपसे, और डील हो जाती है तो 5% एक्स्ट्रा लूँगा, मतलब वो मेरे से फिक्स अमाउंट ले रहा है। तो ये जो फिक्स अमाउंट ले रहा है इसे बाइंग कमीशन कहते हैं, और WTO वैल्यूएशन कोड के हिसाब से ये जो फिक्स अमाउंट बाइंग कमीशन का ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स कमीशन 10,000 रुपये है और वेरिएबल कमीशन, मतलब अगर दोनों में डील हो जाती है ओके, सेलर और बायर में, तो वो 5% ऑफ ट्रांजेक्शन ऐड कर वो लेगा, तो इसमें से फिक्स कमीशन ही बाइंग कमीशन बोला जाएगा और वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। लेकिन बाकी जो 5% वेरिएबल कमीशन है, ओके, यहाँ पे वेरिएबल कमीशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन है और वो वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू बाइंग कमीशन बेटा। तो बहुत सी बार क्या होता है, आप कमीशन और ब्रोकरेज ऐड करना भूल जाते हो और फिर एक नोट देते हो, गिवन कमीशन इज बाइंग कमीशन हैज नॉट इंक्लूडेड। ऐसा मत करना, जब तक स्पेसिफिक वर्ड में ये ना है क्या बाइंग कमीशन, तब तक आपको सब कुछ ऐड करना है। बाइंग कमीशन अगर स्पेसिफिक वर्ड में दिया तो ही उसे एक्सक्लूड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या यहाँ पे कि हाँ, सेकेंड कॉस्ट ऑफ कंटेनर। अब आपका क्या है सेकेंड, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, तो अब क्लॉज ए में सेकंड एडिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर और कॉस्ट ऑफ पैकिंग। तो अगर आपने एक्स्ट्रा किसी को भी, सेलर को दिया हो या किसी को भी दिया हो, क्लॉज ए में ऐड करते वक्त ये बिल्कुल मत देखना कि सेलर को दिया है या किसी और को दिया है। अगर आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कंटेनर दिया है तो एक्स्ट्रा वो कॉस्ट ऑफ कंटेनर जो है वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। पर यहाँ पे ध्यान रखना, रिटर्नेबल कंटेनर होगा और आप बॉन्ड साइन करके दे रहे हो कि आप ये कंटेनर रिटर्न कर दोगे, तो फिर वो ऐड नहीं होगा। इसलिए प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ कंटेनर दिया होगा तो चुपचाप ऐड कर देना, लेकिन प्रॉब्लम में ऐसा दिया हो कि भाई वो रिटर्नेबल कंटेनर है तो आपने ऐड मत करना और नीचे नोट डाल देना, ओके, रिटर्नेबल कंटेनर इज वैल्यू ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर नॉट टू बी एडेड provided that he execute the bond that he will return the container within 6 months which is further extended up to 1 year। और कॉस्ट ऑफ पैकिंग वगैरह होगा तो ये भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। इसके बाद में बेटा यहाँ पे अगर हम देखें, टेन 1B अगर हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 10(1)(b) की एडिशन, फ्री असिस्टेंस गिवन बाय द बायर। फ्री असिस्टेंस गिवन बाय द बायर मतलब क्या, अपोर्शन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट और रिड्यूस कॉस्ट, मतलब वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जा रही है, रिड्यूस कॉस्ट पे सप्लाई की जा रही है बाय द बायर। बायर जो है इंडिया का बायर, ओके, नीचे दिए गए कुछ गुड्स या सर्विसेज अपने तरफ से सेलर को फ्री दे रहा है, यानी अदर कंसिडरेशन दे रहा है, और वो जो अदर कंसिडरेशन है जो गुड्स इंपोर्ट होने वाला है उसके प्रोडक्शन के लिए या सेल के लिए यूज किया जा रहा है, और वो जो अदर कंसिडरेशन दे रहा है वो आपके FOB और CIF में इंक्लूडेड नहीं है, आपके FOB और CIF में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। अब क्या क्या ऐड किया जाएगा, अगर कोई मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट्स या सिमिलर आइटम सप्लाई किए, ओके, तो इंपोर्टर ने कोई मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट्स
जो उसके इंपोर्टेड गुड्स के लिए लगने वाले हैं वो सप्लाई किए और वो इंपोर्टेड गुड्स में इनकॉर्पोरेट किए गए, या कोई टूल्स मोल्ड डाई या सिमिलर आइटम सप्लाई किए और वो गुड्स में यूज़ किए गए, कोई ऐसे मटेरियल जो कंज्यूम किया गया और वो गुड्स में यूज़ किए गए। उसके बाद में इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, डेवलपमेंट वर्क, डिज़ाइन वर्क, प्लान और स्केचेस वो सप्लाई किए गए, ओके, और वो यूज़ किए गए। तो ये जो बायर ने फ्री सप्लाई किए होंगे तो वो ऐड किया जाएगा। अब मैं ये लास्ट वाले पार्ट पे आता हूँ। जैसे पहले तीन जो है क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, कंपोनेंट, मटेरियल, पार्ट्स एक्सेट्रा, ये वो इंडिया से सप्लाई करे या इंडिया के बाहर से सप्लाई करे, ओके, सेलर को फ्री दिया गया तो अगर वो सेलर को फ्री दिया गया तो वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा, ओके। लेकिन हम स्पेशली बात करें इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, डिज़ाइन वर्क, ये ऐड तभी होगा इफ अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया। हाँ, तो चौथा वाला जो पार्ट है वो ऐड तभी होगा इफ अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया। थोड़ा पिक्टोरल प्रेजेंटेशन से देखते हैं। जैसे मैं बेटा कार 5 लाख में इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, 5 लाख मेरी एफओवी प्राइस चार्ज की गई है और वो 5 लाख जो एफओवी प्राइस चार्ज की है, ओके, तो बेटा 5 लाख जो एफओबी प्राइस चार्ज की है वो 5 लाख में कार में इंपोर्ट कर रहा हूँ, कोई एडिशनल कंसिडरेशन नहीं है, तो ठीक है, फिर तो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू 5 लाख ही एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन बेटा अब एग्जांपल लो, ओके, मैं कार का ऑर्डर दे रहा हूँ और ये कार बनाने के लिए मैं इंजन सप्लाई कर रहा हूँ। अब इंजन जो है बाकी तो सेलर ही बनाएगा, लेकिन इंजन मेरे हिसाब से वो फिट हो रहा है उसके अंदर, और यहाँ पे इंपोर्टर ने हो सकता है इंजन इंडिया में बनाया हो या इंडिया के बाहर बनाया हो, और इंपोर्टर को इंजन बनाने की कॉस्ट या इंजन परचेस करने की कॉस्ट खुद को लगी हो पर उसने सेलर को फ्री दिया है, तो समझ लो उसको इंजन बनाने की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या प्रोडक्शन जो है 50,000 रुपये लगी, उसको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, ओके, उसने इंजन फ्री देने की वजह से सेलर ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन वैल्यू कम कर देगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू 4,50,000 रुपये होगी। तो अब ये 4,50,000 रुपये ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होगी बेटा, ये सोल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बायर ने दो चीज़ें दी उसको, एक तो पैसा दिया और इंजन दिया, ओके, इंजन खुद खरीद के दिया होगा, कहीं से खुद बनाया होगा, खुद खरीदा होगा, पर सेलर को तो फ्री दिया गया। तो ऐसे केस में लॉ ये कहता है कि जो उसने फ्री असिस्टेंस दिया है वो उसकी वैल्यू ऐड कर दी जाए, तो इंजन की वैल्यू ऐड कर दी जाए। ये सेल्फ असेसमेंट में सेक्शन 17 में उसको इंजन की वैल्यू खुद होकर ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है 4,50,000, इसमें इंजन की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये आता है कि इंजन की वैल्यू वो कितनी ऐड करेगा। सुनिएगा, इंजन की वैल्यू वो कितनी ऐड करेगा, तो इंजन की वैल्यू बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर उसने परचेस किया होगा इंडिया में या इंडिया के बाहर से, आई रिपीट, इंडिया में या इंडिया के बाहर से, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी उसकी परचेस कॉस्ट है उतनी ही ऐड करेगा। वो भेजने का कॉस्ट एंड उसमें यहाँ पे वहाँ का टैक्स वगैरह बाकी कुछ भी ऐड नहीं करेगा, जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उतना ही ऐड किया जाएगा। ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे बेटा क्या 10(1). आई होप यू अंडरस्टूड, ये था 10(1). उसके बाद में यहाँ 10(1) ए में, सॉरी 10(1) बी में सब क्लॉज 1, ओके, जो कंपोनेंट्स सप्लाई किए, या फिर हो सकता है कि इंजन बनाने का मोल्ड सप्लाई किया होगा। अगर मोल्ड सप्लाई किया होगा तो उसकी अपोर्शन वैल्यू, या टूल्स डाई वगैरह सप्लाई किए होंगे तो उसकी अपोर्शन वैल्यू ऐड की जाएगी। अब मैं थोड़ा सब क्लॉज 4 पे आता हूँ, ओके, सब क्लॉज 4 इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, डिज़ाइन वर्क। हाँ, चौथा वाला जो ये है, ये पार्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है और गवर्नमेंट कहती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर इंडिया से फ्री सप्लाई की गई तो ऐड मत करो, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डोमिनेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इंडिया के बाहर से सप्लाई किया तो फिर ये वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया होगा तो फिर ये वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ऐसे केस में समझ लो, ओके, यहाँ पे मैं जो है जापान में उसका इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ और मुझे कॉस्ट लगी 50,000, और वो जापान में मैं कार का इंजीनियरिंग करवा के फ्री सप्लाई कर रहा हूँ सेलर से, और सेलर ने वो उस इंजीनियरिंग डिज़ाइन या स्केच के बेस पे कार बना के मुझे भेजी और वो कार इंडिया में इंपोर्ट हुई। तो ऐसे केस में ओके, उसकी एफओबी जो आएगी वो एफओबी में ओके ये 50,000 रुपये जो है मुझे ऐड कर देने पड़ेंगे जो कॉस्ट मुझे लगी इफ़ दिस इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, डेवलपमेंट वर्क, डिज़ाइन वर्क अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया। उसके बाद में बेटा यहाँ पे ये तो ऐड कर देना पड़ेगा। लेकिन ये अगर मैंने इंडिया में करवाया होगा, ये अगर इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट वर्क इंडिया में करवाया होगा और मैंने फ्री सप्लाई किया होगा तो ऐसे सिचुएशन में वो ऐड नहीं होगा। आई रिपीट, वो ऐड नहीं होगा इवन दो फ्री है, इवन दो वैल्यू कम है। ओके, ये फ़ायदा है इंपोर्टर का, फिर से ध्यान सुनना, ये फ़ायदा इंपोर्टर का, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा।
ये एक तरह का फ़ायदा दिया है गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट वो ऐड करके उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा के डोमिनेट नहीं करना चाहती है। तो आपकी वैल्यू 4,50,000 ही होगी, ये फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट एक तरह से इंडस्ट्री को कह रही है इंडिया में बना के भेजो तो हम ऐड नहीं करेंगे, बाहर बनवाया तो फिर वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखो क्या है, इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क का अमाउंट अगर फॉरेन करेंसी में दिया है तो प्रिज्यूम कर लेना कि अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया। नहीं भी वर्ड्स में दिया होगा पर अमाउंट पेड इन फॉरेन करेंसी तो प्रिज्यूम कर लो कि अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया, और वो वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। कम ऑन, वो वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? अब दूसरी बात बेटा यहां पे चलो, तो ये तो आपने देखा कि वो वैल्यू में ऐड कर देना है। लेकिन अगर वो रुपीज में दिया हो और स्पेसिफिकली दिया हो कि अंडरटेकन इन इंडिया, अगर वो रुपीज में दिया हो और स्पेसिफिकली दिया हो कि अंडरटेकन इन इंडिया, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क वो ऐड नहीं होगा। क्लियर? चलो, ये हमारा डिस्कशन हुआ यहाँ पे 10(1)(b) पे। भाई ये जो भी है, अब फिर से एक बात ध्यान से सुन लेना। ओके, पहले तीन आइटम 10(1)(b) के, वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आई रिपीट, वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वो वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। चौथा वाला आइटम इंडिया में होगा तो ही ऐड होगा, अगर वो इंडिया के बाहर होगा तो वो ऐड नहीं किया, सॉरी उल्टा भेज दिया, वो इंडिया के बाहर होगा तो ही अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया तो ही ऐड किया जाएगा, अगर वो इंडिया में होगा तो ऐड नहीं किया जाएगा। ये था 10(1)(b). अब मैं आता हूँ 10(1)(c) पर। 10(1)(c) क्या कहता है? 10(1)(c) कहता है रॉयल्टीज और लाइसेंस फीस। ओके, ब्रॉड सेंस में प्रॉब्लम में जब भी रॉयल्टी लाइसेंस फीस दिखे, फिर वो रॉयल्टी लाइसेंस फीस हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट्स हो, जो भी हो, तो रॉयल्टी और लाइसेंस फीस पहला थॉट ऐड कर देना है। लेकिन ओके, वो ऐड किस कंडीशंस पे होगा? पहली बात तो जो रॉयल्टी और लाइसेंस फीस पे की वो रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स होना चाहिए तो ऐड होगा, रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स होना चाहिए तो ऐड होगा, एंड पेएबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल होगा तो वो ऐड किया जाएगा। ओके, तो जब भी प्रॉब्लम में रॉयल्टी और लाइसेंस फीस दिया हो और कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं कहा हो तो आपने ऐड कर देना, और नोट लिखते वक्त जरूर ये लिखना कि भाई ओके रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स है और पेएबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। ओके, एक केस आपको बताना चाहूँगा, वापस से रिवाइज करना चाहूँगा। एक केस ऐसा था कि यहाँ पे ओके जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने BMW का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया और वहाँ बाहर से कार इंडिया में आ रही है, या फिर मैंने यहाँ पे टेस्ला की कार का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, बाहर से कार इंडिया में आ रही है, और मैंने उनको जो नो हाउ दिया, नो हाउ मैंने कार का नहीं दिया, भाई इंडिया में पूरा शोरूम कैसे सेटअप होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल्स जो था। ओके, तो इंडिया में क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड जो है मैंने उसका नो हाउ दिया। तो वो नो हाउ क्या वैल्यू में ऐड होगा जब कार इंपोर्ट होगी? आंसर इज नो, क्योंकि नो हाउ इंपोर्टेड गुड से रिलेटेड नहीं था। नो हाउ जो है ओके मेरे स्टाफ की ट्रेनिंग है, ओके शोरूम कैसे सेटअप होना चाहिए, ओके सेल्स और मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, उससे रिलेटेड था, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। दूसरा, पेएबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल। हाँ, ये रॉयल्टी और लाइसेंस फीस तभी ऐड करना जब वो कंडीशन है। समझ लो मैं नो हाउ खरीद रहा हूँ मेरे इंपोर्टर का, पर वो कंडीशन नहीं था, ऑप्शनल था, और मार्केट ट्रेंड भी ये बताता है कि वो ऑप्शनल है, कंडीशनल नहीं है। तो अगर वो ऑप्शनल है और इवन दो मैं नो हाउ के लिए पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो ऑप्शनल होगा तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। वो वैल्यू में तभी ऐड होगा जब पेएबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल होगा, एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। तो बेटा यहाँ पे अगर कोई मैं मशीन ला रहा हूँ और उसका पेटेंट पे कर रहा हूँ, और पेटेंट जो पेमेंट हो रहा है एज अ कंडीशन ऑफ सेल हो रहा है, फिर ये पेमेंट जो है ओके सेलर को हो रहा है या सेलर के बिहाफ पे किसी और को हो रहा है, आई रिपीट, सेलर को हो रहा है या सेलर के बिहाफ पे किसी और को हो रहा है, तो वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। ओके, नाउ यहाँ ख्याल रहे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हो सकता है रॉयल्टी और लाइसेंस फीस में पेटेंट वर्ड यूज हो, नो हाउ वर्ड यूज हो, कॉपीराइट वर्ड यूज हो, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम ऐसे वर्ड यूज हो। ये सभी रॉयल्टीज और लाइसेंस फीस 10(1)(c) के तहत रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स होगा, पेएबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल होगा, तो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन था, वेयर रॉयल्टी और लाइसेंस फीस और एनी अदर पेमेंट मेड बाय बायर फॉर एनी प्रोसेस shall be added in a transaction value notwithstanding to fact that such process carried out after importation। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस। पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस वैल्यू में ऐड नहीं होते, सुनिएगा ध्यान से, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस वैल्यू में ऐड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो इंपोर्टेड गुड्स क्लियर होने के बाद के खर्चे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कोई रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नो हाउ आपने ऐसे एक्टिविटी का दिया
इंपोर्टेड गुड्स का ही दिया, पर ऐसे एक्टिविटी का दिया जो इंपोर्ट होने के बाद होने वाली है। मतलब समझ लो मैंने कोई अनअसेंबल गुड्स लाया और उसको असेंबली इंडिया में कैसे करना, उसकी मैंने रॉयल्टी पे की, तो वो रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स होगा और कंडीशन ऑफ सेल होगा। आई रिपीट, अगर वो कंडीशन ऑफ सेल होगा तो फिर वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। फिर पोस्ट इंपोर्टेशन वाला क्राइटेरिया मत लगाना। थोड़ा सिंपल वे में ये बता दूं कि वैसे तो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऐड नहीं होते हैं, पर अगर वो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस कंडीशन ऑफ सेल है, रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स है, तो फिर आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिर आपके ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है। उसके बाद में 10(1)(d पार्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट सेल, मतलब क्या कि अगर हम कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में रीसेल कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, और रीसेल होने के बाद जो उसका पैसा आने वाला है, वो पैसा जो है उसमें से कुछ अमाउंट हम सेलर को और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो अगर इंडिया में रीसेल होने के बाद उसका जो सेल प्रोसीड्स आएगा, उसके सेल प्रोसीड्स का कुछ पार्ट सेलर को एक्स्ट्रा जा रहा होगा, तो वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा समझ लो मैंने कोई मशीन इंडिया में लाई, और मशीन इंडिया में लाई PQR लिमिटेड ने, और PQR लिमिटेड ने वो इंडिया में रीसेल किया, और इंडिया में रीसेल किया, और रीसेल करने के बाद जो अमाउंट आया उसमें का कुछ अमाउंट जो है उसने सेलर को ट्रांसफर किया 50,000। बहुत सी बार सेलर ऐसा सेल करते हैं, वो पहले कम प्राइस लगाते हैं और ये कहते हैं कि अगर इंडिया में सेल हो जाए तो हमें इतना रॉयल्टी लगेगा या इतना मुझे और अमाउंट लगेगा। तो लॉ ये कहता है कि सब्सिक्वेंट रीसेल का कुछ अमाउंट अगर जाने वाला हो तो वो सिचुएशन में वो भी ऐड किया जाएगा। ओके, वो भी ऐड किया जाएगा। तो वो कितना ऐड करना है अगर आपको पता है एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस तो ठीक है, नहीं पता है तो प्रोविजनल असेसमेंट करो, जो भी है, लेकिन वो अमाउंट ऐड किया जाएगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ लो आप जो सेलर को दे रहे हो पर वो एज अ डिविडेंड दे रहे हो, ये एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सेलर को दे रहे हो पर वो एज अ डिविडेंड दे रहे हो, तो वो अगर एज अ डिविडेंड दे रहे हो तो फिर वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, क्योंकि डिविडेंड देना ये प्रॉफिट शेयरिंग माना जाएगा। समझ लो डेल लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके सब्सिडरी कंपनी ने अपने होल्डिंग कंपनी से लैपटॉप इंपोर्ट किए और वो इंडिया में सेल किए, इंडिया में सेल किए, बहुत प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट का शेयरिंग किया अपने होल्डिंग कंपनी के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अपने होल्डिंग कंपनी के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, तो वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल नहीं माना जाएगा और वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। उसके बाद में लास्ट बेटा एनी अदर पेमेंट। ओके, लास्ट एनी अदर पेमेंट मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल, मतलब क्या कि एनी अदर का मतलब क्या, अगर आपके कोई एक्स्ट्रा पेमेंट बायर कर रहा है किसको, सेलर को, जो क्लॉज ए में कवर्ड नहीं है, मतलब कमीशन ब्रोकरेज नहीं है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग नहीं है, बी में फ्री असिस्टेंस नहीं है, सी में वो रॉयल्टी लाइसेंस फीस नहीं है, डी में पार्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल नहीं है, एक्स्ट्रा पेमेंट कोई भी नाम से हो, मे बी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस हो गए, डिजाइनिंग चार्जेस हो गए, इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, कोई भी अदर पेमेंट हो गए, तो कोई भी अदर पेमेंट वैल्यू में ऐड हो सकते हैं। तो आप ये एरिया में थोड़ा कॉन्शियस रहना, वैल्यू में ऐड कब करना, जब वो कंडीशन ऑफ सेल होगा, मतलब वो कंडीशनल पेमेंट होगा तो ही ऐड करना, ऑप्शनल होगा तो मत ऐड करना। वो कंडीशन ऑफ सेल है और वो पेमेंट बाय बायर टू सेलर होगे तो ही ऐड करना, बाय बायर टू सेलर ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर तो ही ऐड करना। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में एग्जांपल के तौर पे समझ लो मैं कोई मशीन ला रहा हूँ और मैंने कंडीशनल इरेक्शन जो है वो 30,000 एक्स्ट्रा पे किया, एनी अदर पेमेंट, इरेक्शन चार्जेस, ड्राइंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने एक्स्ट्रा पे किया, तो बेटा मैंने ये जो एक्स्ट्रा पे किया 30,000, ओके, ये कंडीशनल होगा तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्यों ना मैं उसका इरेक्शन जो है इंडिया में आने के बाद करूं। ओके, इवन दो ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी है, पर मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूं, वैसे पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के खर्चे ऐड नहीं होंगे, पर वो कंडीशन ऑफ सेल है और सेलर को पेएबल होगा तो फिर वो ऐड किया जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन देखा यहाँ पे। ओके, क्या क्या ऐड होगा, एक बात और मैं आपको कह देता हूं यहाँ पे, एक बार और कह देता हूं, इंटरेस्ट, मेरी बात सुनना, इंटरेस्ट है या बैंक चार्जेस है, ये कस्टम में ऐड नहीं होते हैं, जीएसटी में ऐड होते हैं इंटरेस्ट लेट फी वगैरह, लेकिन इंटरेस्ट लेट फी बैंक चार्जेस वगैरह कस्टम में ऐड नहीं होते, क्योंकि ये बहुत से कोर्ट ने कहा है कि इंटरेस्ट अगर बायर दे रहा है सेलर को तो 10(1)(e) में ये एनी अदर पेमेंट तो है पर ये कंडीशन ऑफ सेल नहीं है, ये कंडीशन ऑफ लेट पेमेंट है, कंडीशन ऑफ सेल नहीं है। ओके, तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा।
तो ये ख्याल रखा जाए कि जब भी आप कस्टम्स के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट ऐड मत करना, पर जब हम जीएसटी के प्रॉब्लम जीएसटी लॉ में सॉल्व करेंगे तो वहाँ स्पेसिफिकली कहा है सेक्शन 15 में कि इंटरेस्ट ऐड होगा, तो वो वहाँ देखेंगे। ओके, तो बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह ऐसे खर्चे यहाँ ऐड नहीं होते हैं, ये हमने देखा। एक और कंसेप्ट जो मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस कर लेना चाहूँगा, ख्याल रहे वो कौन सा कंसेप्ट है, और यहाँ रिवीजन को कंप्लीट करते हैं। हम बात करेंगे एक थोड़ा रिवीजन के लिए, सेक्शन 14(3), जब भी आप प्राइस कन्वर्ट करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज लोगे तो रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी का लोगे। आई रिपीट, रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी का लोगे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, या अगर आप देखते हो तो प्रोविजो कहती है रेट ऑफ एक्सचेंज, ड्यूटी रेट नहीं, रेट ऑफ एक्सचेंज कब के लिए जाएंगे, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन 46 में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे इंपोर्टेड गुड्स के केस में, और एक्सपोर्ट गुड्स के केस में शिपिंग बिल फाइल करोगे, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ, ओके, एंट्री इनवर्ड मिला और मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, तो मेरी बिल ऑफ एंट्री आफ्टर है, मतलब एंट्री इनवर्ड के बाद है, तो सेक्शन 15 के हिसाब से ड्यूटी रेट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और प्रोविजो सेक्शन 14 के हिसाब से मेरे एक्सचेंज रेट पे डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ओके, तो बिल ऑफ, यहाँ ड्यूटी रेट और एक्सचेंज रेट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री के लिए जाएंगे। लेकिन बेटा मैं आपको ये बता दूं, आपकी बिल ऑफ एंट्री प्रायर है, ओके, आपकी बिल ऑफ एंट्री प्रायर है मतलब आपने बिल ऑफ एंट्री फरवरी में फाइल कर दी थी, फिर बाद में शिप इंडिया में आई, एंट्री इनवर्ड बाद में मिला, तो यहां फर्क पड़ जाता है। अगर बिल ऑफ एंट्री प्रायर है तो ड्यूटी रेट सेक्शन 15 के हिसाब से डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, ड्यूटी रेट डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, लेकिन एक्सचेंज रेट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, यानी जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री दी उस दिन का ही एक्सचेंज रेट लिया जाएगा, यानी प्रायर बिल ऑफ एंट्री दी उस दिन का आपका एक्सचेंज रेट लिया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट होगा, एक्सचेंज रेट तो यही होगा, लेकिन ड्यूटी रेट जो होगा वो 20% लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर आपने वेयर हाउसिंग किया होगा, समझ लो आपने गुड्स को वेयर हाउसिंग किया है, तो वेयर हाउसिंग करने के लिए आपको ड्यूटी रेट एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, लेकिन एक्सचेंज रेट इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यानी एक्सचेंज रेट इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और ड्यूटी रेट जो है वो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। मतलब मेरा कहना क्या है, एक्सचेंज रेट लेते वक्त जिस दिन पहली बार एंट्री फाइल करोगे, जिस दिन पहली बार एंट्री फाइल करोगे उस दिन का ही एक्सचेंज रेट लिया जाएगा। एक्सपोर्ट के केस में भी डिफरेंस आएगा बेटा। एक्सपोर्ट के केस में अगर मैं आपको बता दूं तो एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी रेट, एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी रेट जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिली सेक्शन 16 के हिसाब से उस दिन का ड्यूटी रेट होगा, लेकिन एक्सचेंज रेट जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का लिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया। ओके, आगे का डिस्कशन ओके हम कंटिन्यू करेंगे। आगे की रिवीजन जो है, आगे की रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।